नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मोबाइल स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय। साथियों, आप लोग पिछले कई महीनों से ये सुन रहे होंगे कि भारत जो है वो चाह रहा है कि रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण हो। इसी कदम में इसी जो है कि रास्ते में भारत भारत के कि रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण हो और इसको जो है कि ये एक बड़ा प्रयास निकलकर सामने आया है। साथियों, वो तीन उपाय क्या है, तीन जो कदम है वो क्या है, उन सारे को डिस्कस करेंगे। क्योंकि भारत जो चाहता है कि डॉलर का उपयोग भारत जो है कि कम से कम करे, क्योंकि जितना डॉलर का उपयोग भारत कम करेगा उतना मतलब कि भारत के जो साथी देश हैं या फिर भारत के व्यापार में जो डॉलर का उपयोग कम होगा उतना ही डॉलर या फिर अमेरिका के प्रतिबंधों से बचा जा सकेगा, यानी कि उसके टैरिफ या फिर प्रतिबंध का कोई भी भारत पर असर नहीं होगा। इसके वजह से भारत जो है कि रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर ज्यादा जो है कि इस समय प्रयास कर रहा है, इस पर फोकस कर रहा है। चलिए समझते हैं सारी चीजें, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि भारत जो आरबीआई द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने जो है कि अपना यहाँ पर पेश किया है, जिसमें कि बताया गया है, गवर्नर जो आरबीआई गवर्नर उन्होंने पेश किया, जिसमें कि बताया कि अभी जो रेपो रेट है वो इस बारी भी 5.5% ही रखा जाएगा, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ का मामला था यहाँ पर, जीडीपी ग्रोथ का, इसको बढ़ाकर जो पहले 6.5% की दर थी इसको बढ़ाकर अब 6.8% की दर माना जाएगा। मतलब कि इतने के दर से अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो होगी। तो ये बढ़ा है, ये बढ़ने का 0.3% कारण ये है कि जो पिछले 3 क्वार्टर्स थे, मतलब कि जो पिछले क्वार्टर्स थे 2, उनमें जो है कि बढ़िया बढ़ोतरी देखी गई थी, इसके वजह से इस चीज को किया गया। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर ये हेडिंग पूरा बना हुआ है, 1 तारीख को जो है कि ये रिपोर्ट निकल कर आई थी, हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय रुपए आईएनआर के अंतरराष्ट्रीयकरण को मजबूत करने के लिए नए कदमों की यहाँ पर घोषणा की है, और इन उपायों का उद्देश्य है कि जो अमेरिकी डॉलर है उस पर निर्भरता कम कर किया जा सके। वहीं जो क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण है इसको गहरा करना। क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण का अर्थ है जैसे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया। फिलहाल चाइना को छोड़कर अभी जो छोटे छोटे देश हैं हमारे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारों पर फोकस है कि इनको जो है कि इनके साथ जो भारतीय व्यापार हो वो रुपए में किया जाए, यानी कि आईएनआर में किया जाए, जो कि एक वैश्विक स्वीकृति के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो ये तीनों जो है कि हैं क्या, ये 3 उपाय क्या है? तो देखिए, पहला है कि दक्षिण एशिया में गैर निवासियों को रुपए में ऋण, यानी कि जो भारत में निवास नहीं करते हैं, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो भारत के किसी कंपनी से, किसी जैसे कि कंपनी हो गया, कोई दुकान हो गया, मतलब इस तरीके से, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमको कुछ चीज खरीदना है, मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो भारतीय आदमी करता है कि भारतीय बैंकों से लोन ले लेता है, तो वो भारत के अंडर रहकर भारत के बैंकों से लोन ले रहा है। तो उसी तरीके से अब कोई विदेशी व्यक्ति को अगर भारत से कोई व्यापार करना है, भारत की किसी कंपनी से कोई सौदा करना है और उसके लिए पैसे उसके पास कम है, तो वो क्या करेगा कि भारतीय बैंकों से लोन ले सकता है, जो कि रुपए में उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही जो है कि चेंजिंग किया गया है कि अब जो है एडी बैंक अब व्यापार संबंधी उद्देश्य के लिए भूटान, नेपाल और श्रीलंका में गैर निवासी संस्थाओं को रुपए में आईएनआर में ऋण दे सकती हैं। दूसरा है पारदर्शी संदर्भ दरें, यानी कि जिस तरीके से आरबीआई यहाँ पर 1 रुपया डॉलर के कितने मतलब कि 1 डॉलर में कितना रुपया होगा, या 1 रुपया कितने डॉलर के बराबर होगा, ये, या फिर जैसे चाइना 1 येन कितने रुपए के बराबर होगा, या 1 रुपया कितने येन के बराबर होगा, ये चीजें जारी करता था। अब उसी तरह आरबीआई जो है वो यह भी जारी करेगा कि 1 रुपया कितने नेपाली मुद्रा के बराबर होगा, 1 रुपया कितने भूटान की मुद्रा के बराबर होगा, 1 रुपया कितने श्रीलंका की मुद्रा के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये जो है कि आरबीआई अब इन देशों के लिए भी
ये जारी करने का काम स्टार्ट कर देगा। वहीं जो तीसरा है वो है विस्तृत SRBA उपयोग, यानी कि जो SRBA है इसका उपयोग जो कि विस्तृत करना, इसका जो है कि विस्तार करना। तो देखिए ये क्या है, तो पहले आप समझ लीजिए कि SRBA है क्या। तो देखिए यह है स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। साथियों इसको पहली बार खोला गया था 2022 में, इसको जो है कि शुरू किया गया था। और यह एक तरीके से आप इसको ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का खाता होता है, जैसे दो देशों के मतलब आप और बैंक के बीच में एक खाता खुलता है। आपको अगर आपका पैसा जमा करना है, आप HDFC, SBI किसी भी बैंक में जाकर अपना खाता खुलवा लेते हैं। उसी तरीके से अगर किसी देश को स्पेशली ये ओपन किया गया था रशिया को देखते हुए, क्योंकि देखिए जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस समय अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन ला दिए, ठीक है। अब रशिया को तेल बेचना था और भारत को तेल खरीदना था। तो पहले क्या होता था कि भारत का जो रुपया है, अगर रशिया से मान लीजिए तेल खरीदना है तो भारत क्या करेगा, रुपए को पहले डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर डॉलर को जो है कि रशिया में जाएगा और डॉलर कन्वर्ट होगा रशिया की मुद्रा में। इस तरीके से व्यापार होता था। लेकिन जब अमेरिका ने रशिया के ऊपर यहाँ पर सैंक्शन ला दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो अब डॉलर से व्यापार हो नहीं सकता था क्योंकि प्रतिबंधित था। डॉलर अमेरिका का है इसलिए वो प्रतिबंधित था। तो अब भारत और रशिया ने क्या यहाँ पर उपाय निकाला कि हम लोग जो है रुपए में ट्रेड करते हैं। तो इसके लिए एक खाता खोला गया जिसको कि कहा गया स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि जिस भी कंपनी से भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, जो भी कंपनी रशिया की भारत को तेल प्रोवाइड कर रही है, उसका खाता भारत में खोला जाएगा जिसको कि स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाएगा। और जो जितनी तेल की कीमत होगी उतना पैसा भारत उस खाते में जमा करा देगा। भारत की जो कंपनी मान लीजिए रिलायंस खरीदी है तो रिलायंस उसमें जमा करा देगी। वो किसके खाते में जमा हो गया, तो रशिया की उस कंपनी के खाते में जमा हो गया जिसने तेल बेचा था। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी, अच्छा ये यहाँ पर आप ये समझ लिए कि SRBA है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत अब ये थी कि ये खाता तो खुल गया, पैसा का लेन देन होगा, लेकिन ग्लोबली जो है वो रुपया यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि हर जगह पर रुपए से व्यापार नहीं होता है। मान लीजिए रशिया को कहीं और से कुछ खरीदना है या फिर जो उसका पैसा है वो उस खाते में, अब पूरे पैसे से वो भारत से तो व्यापार मतलब मान लीजिए कि जितने का वो तेल हमको बेचा वो उन पूरे पैसे से भारत से सामान तो नहीं खरीद सकता है। वो उसका मन होगा कि नहीं हमको पूरे जो पैसा है जो रुपया है भारत का, हमको इससे भारत से पूरा सामान नहीं खरीदना है, जितना खरीदा उतना वो पेमेंट कर देगा उसी खाते से, लेकिन और भी तो उसके पास पैसा बचेगा क्योंकि भारत बहुत अधिक मात्रा में उससे जो है कि तेल मंगाता है। तो उसके लिए वो पैसे का करे क्या, वो तो खाते में ही पड़ा हुआ है। तो इससे दिक्कत पैदा हो रही थी रशिया को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत सरकार ने कहा कि आप जो सरकारी प्रभूतियां होती हैं यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसको निवेश मतलब कि इस पैसे को आप उसमें लगा सकते हैं, उसमें आप जो है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इसका था। अब साथियों यहाँ पर समझिए ऑथोराइज्ड डीलर यानी कि एडी बैंक क्या है, तो विदेशी मुद्रा और सीमा पार व्यापार को निपटाने के लिए यहाँ पर फेमा के तहत यह अधिकृत बैंक होती हैं। वहीं RBI संदर्भ दरें क्या है, फेमा क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है जिसके तहत ये जो है कि कुछ बैंकें यहाँ पर रजिस्टर की जाती हैं, ऑथोराइज की जाती हैं। अब वो RBI के संदर्भ में समझिए कि RBI जिस तरीके से इन देशों का यहाँ पर जारी करता था उस तरीके से अब अलग अलग देशों का जो भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका का भी अब ये जारी करेगा कि 1 रुपया कितने के बराबर होगा। अब साथियों यह घोषणा के पहले कदम पर आधारित है कि जो यहाँ पर सरकारी प्रभूतियों में निवेश होता था अब इसको जो है कि भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। देखिए मई 2025 में RBI ने SRBA धारकों को अल्पकालिक निवेश पर कैप हटाने का अनुरोध किया। उसके बाद 12 अगस्त 2025 को SRBA को केंद्र सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं उसमें निवेश करने की अनुमति दे दी गई। यानी कि 12 अगस्त को 2025 को यह कह दिया गया कि अब जो है आपका जो इस खाते में पैसा रुपया पड़ा हुआ है उसको आप गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ है, यानी कि
आज से 1-2 दिन पहले, तो यहाँ पर ऋण निपटाने और निवेश के दायरे को बढ़ाने के लिए जो है कि नए यहाँ पर उपाय किए जा रहे हैं। साथियों, अब गवर्नमेंट ने साथ ही साथ बस गवर्नमेंट बॉन्ड में ही नहीं, बल्कि जैसे रिलायंस हो गया या आपका अडानी ग्रुप हो गया, इन सारे ग्रुप्स में भी, इन सारी कंपनियों में भी अगर इसमें किसी का अकाउंट है और उसमें रुपया पड़ा हुआ है, तो वो चाहे तो अब इन प्राइवेट सेक्टर में भी जो है कि निवेश कर सकते हैं। इसको जो है कि परमिशन दे दी गई है। साथियों, अन्य निवासियों को रुपए ऋण, यानी कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों को यहाँ पर पैसा उधार देने का जो बात है उसको एक बार समझिए। देखिए, प्राधिकृत व्यापारी बैंक व्यापार वित्त, कार्यशाली पूंजी, निर्यात ऋण और क्रेता ऋण के लिए आईएनआर ऋण दे सकता है। यानी कि कार्यशील पूंजी के लिए, या फिर निर्यात ऋण यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और जो क्रेता यानी कि कुछ खरीदारी के लिए जो है कि अब भारत सरकार के जो व्यापारी बैंक हैं वो यहाँ पर व्यापार वित्त के तहत, ऋण के तहत इनको जो है कि श्रीलंका और भूटान और जो है कि नेपाल को यहाँ पर कर्ज दे पाएंगे। साथियों, पुनर्भुगतान एसआरबीए के माध्यम से आईएनआर किया जाता है। और ये देश ही क्यों, यानी कि अब ये इन्हीं देशों को क्यों दिया जाएगा, तो देखिए, भूटान और नेपाल के बीच पहले से ही यहाँ पर मजबूत मुद्रा संबंध है। साथियों, नेपाली रुपया आईएनआर से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कि इन देशों के साथ ये किया जा रहा है। वहीं श्रीलंका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी है, जहां पर रुपए आधारित निपटाना डॉलर पर निर्भरता को जो है कि कम कर देगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए, यहाँ पर यह सस्ता भी होगा और तेजी से व्यापार में जो है कि सेटलमेंट भी होगा। आईएनआर का चालान प्रक्रिया जो है इसको प्रोत्साहित करेगा। वहीं क्षेत्रीय आईएनआर परिसंचरण को भी यह जो है कि मजबूत करेगा। लेकिन इसमें खतरा क्या है, तो देखिए, भारतीय बैंकों के लिए ऋण जोखिम है। कोई विदेशी आदमी आया, भारत से पैसा ले लिया भारत के बैंकों से, और मान लीजिए वो पैसा देने से इनकार कर दे, चुकाने से इनकार कर दे, तो भारतीय बैंकें क्या करेंगी? अब ये नहीं है कि वसूली के लिए वहां पर अपने आदमी भेज देंगी विदेश में, अब ये इंटरनेशनल मैटर हो जाएगा। तो फिर अब भारत का जो है कानून वहां पर नहीं चलेगा। भारत का अगर कोई व्यक्ति पैसा लेकर बैंकों को नहीं चुकाता है, तो भारत की बैंकें क्या करती हैं, जैसे उसकी जमीन है या फिर जिस चीज पे वो लोन लिया है उस चीज को जब्त कर लेती हैं, कुर्की कर देती हैं। लेकिन अब ये जब इंटरनेशनल मैटर हो जाएगा, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लगेगा, जिसके वजह से भारतीय बैंकें यहाँ पर इस चीज को नहीं कर पाएंगी। तो यह एक जोखिम जो है कि निकल कर सामने आ रहा है। दूसरा है साझेदार मुद्राओं के लिए पारदर्शी संदर्भ, यानी कि यहाँ पर जो भारतीय आरबीआई है वो यहाँ पर जारी करेगा कि कितना जो है कि मतलब कि कितना 1 रुपया कितने भूटान के मुद्रा के बराबर है, कितने नेपाल के मुद्रा के बराबर है, कितनी श्रीलंका के मुद्रा के बराबर है, इसको जारी करेगा। इसे जारी करने से होगा क्या, तो जो व्यापार चालन है और निपटाने के लिए जो विश्वसनीय मानक है वो प्रदान कर पाएगा। साथ ही किसी विदेशी मुद्रा के दर का उपयोग किया जाए, इस प्रकार के विवादों को कम कर देगा। वहीं हेजिंग और डेरिवेटिव मूल्य निर्धारण को भी जो है कि ये सुधारेगा। लेकिन इसमें भी जोखिम क्या है, तो जो आईएनआर साझेदार हैं वो मुद्रा युगमों में पर्याप्त तरलता की आवश्यकता इसमें होती है। वहीं निश्चित कार्य प्रणाली में से हेर फेर को जो है कि रोका जाना चाहिए। ये सारे जो है कि जोखिम है। तीसरा है एसआरबीए बैलेंस मैकेनिज्म के लिए निवेश का दायरा बढ़ाया गया है। जो मैंने आपको पिछले अभी बताया कि अब ये जो है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उनमें भी जो है कि अब ये लोग निवेश कर सकते हैं। इसका लाभ क्या है, तो भारतीय रुपया रखने वाले विदेशी बैंकों को रिटर्न में सुधार होगा। वहीं भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूतियां बनाएगा और रुपए निपटान को और अधिक जो है कि ये आकर्षक बनाएगा। अब इसमें जोखिम क्या होगा, तो इसमें ऋण जोखिम जो होगा वो होगा कि जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का के विपरीत इसकी जो है कि शुरुआत करता है। वहीं आरबीआई को जारी करता पात्रता और विवेकपूर्ण सीमाएं लगाने की आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है। अब साथियों बात करें इसके रणनीतिक तर्क की, यह अभी क्यों किया जा रहा है, तो देखिए, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना यह भारत का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भारत का ही नहीं, अमेरिका, भारत, रसिया, चाइना, ये सारे देश चाहते हैं कि
जो डॉलर है उसका प्रभुत्व यहाँ पर कम हो। साथ ही भारतीय रुपए की मांग को मजबूत करना, वहीं ऋण बाजारों को गहरा करना और भू राजनीतिक रणनीति में दक्षिण एशिया में भारत के वित्तीय प्रभाव के विस्तार करना और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना। यानी कि अमेरिका अगर किसी देश पर सैंक्शन लगाता है या वहां पर कोई भी चीज होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो उसका प्रभाव भारत पर या फिर मध्य एशिया पर यहाँ पर न पड़े, इसके लिए ये चीजें की जा रही हैं। साथियों, निर्यातक आयातकों के लाभ की बात करें तो कम लेन देन लागत होगी, इसमें कम विदेशी मुद्रा का जो है कि यहाँ पर जोखिम होगा। यानी कि अगर वो लोग भारत के रुपए में व्यापार करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो एक्सचेंज रेट है वो कम है, यानी कि इसमें कम लागत होगा। वहीं डॉलर का एक्सचेंज रेट अधिक होता है। वहीं बैंक की बात करें तो अब वो रुपए, INR ऋण और SRBS सेवाओं के माध्यम से राजस्व का नया स्रोत होगा। यानी कि अब वो लोग इसमें रखा पैसा निवेश करके पैसा भारत से रिटर्न ले सकते हैं। वहीं कारपोरेट क्षेत्र यानी कि जो बॉन्ड है उसमें भी अब ये निवेश कर सकते हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो व्यापार के लिए INR तरलता तक पहुंच और डॉलर की कमी को कम करना, यह जो है कि मेन उद्देश्य यहाँ पर निकल कर आ रहा है। साथियों, लेकिन इसमें बहुत सारे जोखिम है और चुनौतियां हैं। देखिए, पहला है कि ऋण और संकेंद्रण का जोखिम है, यानी कि अनिवार्य ऋण चूक, यानी कि मान लीजिए लेके भाग गया कोनो पैसा तो भारत के जो बैंक है वो क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर दिक्कत है। वहीं तरलता संबंधी बाधाएं हैं, साथ ही यहाँ पर नियामक जटिलता है, पूंजी खाता नियंत्रण और भू राजनीतिक अनिश्चितता के जैसे कि क्षेत्रीय विवाद होता रहता है, प्रतिबंध और इसे अपनाने को प्रभावित कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें जो है कि आपको अच्छे तरीके से बता पाया। और अब तक यहाँ पर देख लीजिए जो SRBA है इसका उपयोग 2024 तक 150 से अधिक खाते जो है कि इसके खोले जा चुके हैं। यानी कि यहाँ पर लोग भारत रुपए में जो है कि ट्रेड बड़े स्तर पर यहाँ पर कर रहे हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आपकी अपनी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, राय अपनी कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।